नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:45 हो चुके थे। दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक सफ़ेद रंग की हुंडई i20 गाड़ी निकलती है। गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर जानबूझकर कुछ ढूंढ रहा हो। 6:51 पर यह गाड़ी लाल किले के सामने से यू टर्न लेकर नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग की तरफ बढ़ती है। कुछ ही मिनटों बाद यानी कि 6:53 पर गाड़ी धीरे धीरे एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है, ठीक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। और फिर दोस्तों कुछ सेकंड बाद ही आसमान फट पड़ता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। ऐसा विस्फोट की चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीखें और भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। दोस्तों धमाका इतना ताकतवर था कि 6 गाड़ियां, 3 ऑटो रिक्शा और पास का फूड स्टॉल तक जल उठा था। 150 मीटर दूर तक मलबा उड़ गया था। मेट्रो गेट का शीशा टूट गया और आसपास की सड़क लाइट से बुझ गई थी। इतना भयंकर विस्फोट कि दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम तक की खिड़कियां कांप गई दोस्तों। अब दोस्तों किस्मत देखिए कि उस वक्त वहां 2 लोग अपने अपने कैमरे से ब्लॉग शूट कर रहे थे। तो इस धमाके के 2 रियल वीडियो फुटेज सामने आए हैं। एक फुटेज में बस कुछ सेकंड पहले तक गाड़ी दिखती है और अगले फ्रेम में बस आग का गोला। जब इसे स्लो मोशन में देखा गया तो साफ दिखता है कि धमाके की इंटेंसिटी बहुत हाई थी। यहाँ तक कि बगल का पेड़ भी झूम गया था। पास के दुकानदार ने बताया कि ऐसी आवाज़ तो हमने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका ही हिल गया हो। धमाके की गूंज करीब 3 किलोमीटर दूर आईटीओ तक सुनाई दी थी। 6:56 पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल जाती है और 7 फायर टेंडर मौके के लिए निकल पड़ते हैं। 7:05 तक पुलिस और 7:15 तक एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। स्थानीय लोग खासकर चांदनी चौक के युवाओं ने घायल लोगों को ई रिक्शा और बाइक से अस्पताल तक पहुंचाया था। कुल मिलाकर 22 लोग घायल हुए थे और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दोस्तों घायलों को तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। रात को 10 बज चुके थे। तब तक 13 मौतें कन्फर्म हो चुकी थी। जैसे ही खबर ये फैली, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और फिर एनआईए और एनएसजी तक मौके पर पहुंच गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था कि ये आतंकवादी हमला था या हादसा। रात दोस्तों करीब 10:15 बजे गृह मंत्री अरविंद राठौर, जिनका नाम काल्पनिक रखा गया है, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। मीडिया के कैमरों के सामने बस इतना कहते हैं कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, किसी भी साजिश को बख्शा नहीं जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक धमाके की इस्तेमाल हुई हुंडई i20 का नंबर था HR26CY1129। द हिंदू ने रिपोर्ट दी कि गाड़ी के मालिक का नाम था साहबुद्दीन अंसारी, जो गुड़गांव के बादशाहपुर में रहता था। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने बताया कि उसने ये गाड़ी 4 महीने पहले ही बेच डाली थी। एक शख्स को जिसका नाम था देवांश त्यागी, ओखला निवासी देवांश से पूछताछ में पता चला कि उसने गाड़ी अंबाला के किसी फैजल नाम के व्यक्ति को बेची थी और वही फैजल इस गाड़ी को किसी उमर रशीद को देता है, जो कुछ दिन पहले अल-फजा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में काम करता था। और बस यहीं से कड़ी जुड़नी शुरू हो गई दोस्तों उसी दिन यानी 10 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया था, जिन पर जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से लिंक होने का भी आरोप था। इनमें से एक था डॉक्टर आदिल रशीद, जो सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम करता था। दूसरा डॉक्टर था मुजामिल गनाई, जो अल-फसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। दोस्तों जांच में सामने आया कि मुजालिम ने फरीदाबाद के गांव में एक किराए का घर लिया हुआ था, जहां से पुलिस ने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर बैटरी और AK-47 राइफल बरामद किया था। तो अब जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये कि उस किराए के घर में उमर रशीद भी कुछ दिनों तक रुका था, यानी वही उमर
जिसके पास धमाके वाली गाड़ी थी। क्या दिल्ली ब्लास्ट उसी नेटवर्क का हिस्सा था? एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि धमाके में इस्तेमाल हुआ एक्सप्लोसिव मटेरियल बिल्कुल वैसा ही था जैसा फरीदाबाद रेड्स में मिला था। पुलिस को शक है कि उमर रशीद ने अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबराकर जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया है। लेकिन ट्विस्ट यह है दोस्तों कि धमाके के बाद उमर रशीद की लाश नहीं मिली। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उमर उसी ब्लास्ट में मारा गया या फिर वो अभी भी कहीं जिंदा है और किसी नई साजिश की तैयारी कर रहा है। एनआईए ने उमर की मां से डीएनए सैंपल लिया है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहानी दोस्तों अभी तक खत्म नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम कुछ बहुत बड़ा उजागर करने के करीब हैं। क्या यह धमाका किसी बड़ी आतंकी साजिश की शुरुआत था, किसी पैनिक में की गई गलती? इसका जवाब शायद आने वाले हफ्तों में मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के 48 घंटे बाद 12 नवंबर 2025 की सुबह एनआईए, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंट ब्यूरो की संयुक्त टीम ने फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर के पास छापा मारा था। सूचना मिली थी कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 से मिलते जुलते कुछ पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहीं फेंके गए थे। पुलिस ने जब जगह की खुदाई करवाई तो वहां से एक मोबाइल, मदरबोर्ड, जली हुई सिम कार्ड की राख और एक अजीब सी मेटलिक प्लेट मिली थी जिस पर आधा जला हुआ नंबर था UR07, यानी UR उमर रशीद। क्या ये महज इत्तेफाक था या एक इशारा था? दोस्तों, डीएनए रिपोर्ट ने हिला दिया सिस्टम को। पर फॉरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट आई। धमाके वाली कार से मिले मलबे में जो आंशिक हड्डियां मिली थी उनका डीएनए उमर की मां के डीएनए से मैच नहीं हुआ, यानी कि साफ साफ उमर रशीद मरा नहीं था। ब्लास्ट के वक्त वो या तो गाड़ी में नहीं था या फिर उसने किसी और को अपने डिकाय के तौर पर भेजा था। एक सीनियर एनआईए अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, यह आदमी बहुत चालाक है। ब्लास्ट के बाद उसने अपनी मौत का झूठा सबूत रचाया ताकि वो अंडरग्राउंड होकर कुछ बड़ा प्लान कर सके। एनआईए को ब्लास्ट के 3 दिन बाद मुजामिल गनाई के पुराने लैपटॉप से कुछ एन्क्रिप्टेड चैट लॉग्स मिले। इन चैट्स में UR डेल्टा नाम का यूजर बार बार दिख रहा था और आखिरी चैट में लिखा था, प्लान 2 शुरू करने का वक्त आ गया है। दिल्ली सिर्फ एक टेस्ट थी। अब सोचिए दोस्तों, अगर दिल्ली सिर्फ टेस्ट थी तो असली प्लान कितना बड़ा होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब उमर की डिजिटल एक्टिविटी ट्रैक की तो पता चला कि धमाके से 2 दिन पहले ही उसका मोबाइल दिल्ली से जयपुर हाईवे पर आखिरी बार एक्टिव हुआ था। उसके बाद सिम बंद हो गया था। लेकिन फिर ब्लास्ट के 2 दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट के वाईफाई नेटवर्क पर उसी IMEI नंबर से जुड़ा एक डिवाइस एक्टिव हुआ था। एनआईए को शक है कि उमर फेक पासपोर्ट से देश छोड़ चुका है या किसी फर्जी नाम से मुंबई छिपा हुआ है। दोस्तों, अब इंटरपोल को भी इस केस में शामिल कर लिया गया है। रेड नोटिस जारी करने की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, पुलिस ने अब उस फरीदाबाद वाले किराए के घर की फिर से नई जांच शुरू की है, जहां से 300 किलो से ज़्यादा बारूद मिला था। जांच में सामने आया कि उस घर के रेंट एग्रीमेंट पर फर्जी नाम साजिद खान लिखा हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर उमर रशीद के ही थे। और अब बात जो किसी फिल्म जैसी लगती है। दोस्तों, उस घर में लगे एक पुराने CCTV कैमरे की फुटेज भी मिली है जो किसी वजह से पहले टीमों से छूट गई थी। इस वीडियो में उमर रशीद 3 नंबर की रात 1 बजे एक नीले ट्रक में कुछ बड़ा लोड कर रहा था। उसके साथ 2 और लोग भी थे जो अब तक ट्रेस नहीं हुए। और दोस्तों, ये ट्रक अगले दिन राजस्थान के अजमेर हाईवे पर लावारिस हालत में मिला था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, सब एकदम खाली था। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर वो बारूद गया कहाँ? क्या दिल्ली ब्लास्ट एक गाड़ी तक सीमित नहीं था? क्या आगे कुछ और होने वाला है? एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के बाद देश के 6 शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर, क्योंकि उमर रशीद के चैट्स में इन शहरों के कोड वर्ड्स मिले हैं, जैसे T7, M2, J5,
जो अब पुलिस के लिए नए कोड बने हुए हैं। दोस्तों सरकार ने इसे अब डेल्टा नेटवर्क ऑपरेशन नाम दे दिया है और एनआईए के डिप्टी चीफ का कहना है कि अगर उमर जिंदा है तो अगला धमाका बस वक्त की बात है। जनता की आंखों में डर और सवाल भी है। लाल किला धमाके के बाद जहां एक तरफ जनता अब भी सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नए सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि 3000 किलो बारूद दिल्ली के आसपास कैसे आया? क्या कोई अंदरूनी मदद थी? और सबसे अहम, क्या उमर अकेला था? गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बैठाई है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या हम फिर से पुलवामा जैसी गलती दोहरा रहे हैं? तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।